नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल और इस्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये चैप्टर 1 से है। ये BHIC 131 का है। ठीक है, ये पार्ट 3 है। ओके, आज इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। आपको पता है कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुका था, पहले पार्ट में हम पढ़ चुके थे साहित्यिक स्रोत। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत। चलिए आइए पता करते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत, इसके कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, देखते हैं। पुरातत्व के द्वारा अतीत के समझने के लिए भौतिक संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। भौतिक संस्कृति तो आपका वही हो गया जो मृदमांड हो गया, सिक्के वगैरह हो गया, ये भौतिक संस्कृति में आ जाता है। ठीक है, इसके इतिहास से घनिष्ठ संबंध है भाई। भौतिक संस्कृति से इतिहास का बहुत संबंध है, क्योंकि भाई अगर पुरातात्विक सामान अगर ना मिले तो हमें भाई इतिहास के बारे में पूरी जानकारी पता ही नहीं चलेगी। भाई प्राचीन भारतीय के बारे में हमें कुछ नहीं पता चल पाएगा अगर हमें भौतिक संस्कृति का सामान नहीं मिल पाएगा। जैसे मूर्तियाँ वगैरह अगर नहीं मिले तो हम कैसे पता लगा सकते कि भाई हाँ, हमारा जीवन प्राचीन काल में ऐसा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, हड्डियों के टुकड़े, घर के अवशेष, मंदिर के अवशेष, अनाज, सिक्के, मोहरे, शिलालेख आदि अवशेष है जो पुरातत्व विज्ञान के रूप में या विज्ञान की विषय वस्तु के रूप में हमारे सामने है। ठीक है, यह पुरातात्विक साक्ष्य है जिससे हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करने में साक्ष्य है। अब यहाँ एक वर्ड आया है प्रागैतिहासिक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्रागैतिहासिक का मतलब होता है इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में थे, लेकिन जब लिखाई का आविष्कार न हुआ था, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि आदि मानव काल का, जब मानव का अस्तित्व था, मतलब जीवन चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ था कि उस समय लिखाई का यानी कि लिखित दस्तावेज कुछ नहीं मिले, इसलिए उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता ज़्यादा बारे में। बस वहाँ उनके औजार हो गए, पत्थर हो गए, या कुछ ऐसे गुफा वगैरह हो गए, उन्हीं से हमें इस बात का पता चलता है कि भाई प्रागैतिहासिक काल में क्या था। ठीक है, उदाहरण के लिए इंडो ग्रीक के इतिहास को सिक्कों के आधार पर ही पूरी तरह से समझाया गया था। ठीक है, जो हमारे भारतीय इतिहासकार जो थे उन्होंने क्या किया था कि जो 1920 में बस यही जानते थे कि भाई जो भारतीय इतिहास जो है वो 2 शताब्दियों तक है। ठीक है, जैसे कि भारत के अतीत के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोत उपयोग केवल 2 शताब्दियों पुराना है। यानी कि उनका मानना था 1920 तक के जो पुरातत्व विभाग थे उनका मानना था कि भाई जो है एक तो प्राचीन हो गया और एक जो वास्तविक अभी चल रहा है वो वही 2 काल मानते थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। यह 1920 के दशक तक माना जाता था। ठीक है, ये 1920 तक दशक तक माना जाता था। ठीक है, और कहा जाता था कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत जो है ना लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही शुरू हुई है। यानी कि जो 1920 के पुरातात्विक विभाग जो थे उनका मानना था कि भाई जो भारतीय सभ्यता की जो शुरुआत हुई है ना वो 6वीं ईस्वी पूर्व शताब्दी पहले शुरू हुई थी। यानी कि उससे पहले नहीं, 6वीं से ही मानव का प्रचलन हुआ था भारत के। ठीक है, लेकिन मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई के साथ भारतीय सभ्यता का लगभग 5000 ईस्वी पूर्व तक काल बंद किया जा सकता था। लेकिन जब 1920 के बाद भारतीय मोहनजोदारो भारतीय सभ्यता को जब और तरीके से जाना गया, जब मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई, तब भारतीय पुरातत्व को पता चला कि भाई यार ये तो जो जीवन काल जो है ना ये और आगे बढ़ गई। यानी कि 5000 ईस्वी पूर्व तक कालबंद थी, यानी कि उस समय से चल रहा है। ठीक है, प्रागैतिहासिक पुरावस्तुओं की खोज से पता चला कि मानवीय गतिविधियां जो है ना 20 लाख पहले से ही शुरू हो गई थी। यानी कि जो प्रागैतिहासिक आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जो पुराने जो उस समय के लोग, जिस समय मानव का अस्तित्व था लेकिन जीवन था, लेकिन क्या है लिखित लिखावट का मतलब कोई साक्ष्य नहीं मिला था, उसे प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्खनन और अन्वेषण जैसे पुरातात्विक तरीके महत्वपूर्ण है। मतलब जो प्राचीन भारतीयों के इतिहास जानने के लिए हमें उत्खनन और अन्वेषण यानी कि उसको निकाल करके पुरातात्विक तरीके के द्वारा वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे हमें
खुदाई की जाती है तो उससे सामान जिस हिसाब से निकलते हैं जो मृदमान वगैरह है, तो उसके हमें क्या है भारतीय प्राचीन काल के बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, क्योंकि ये व्यापार, राज्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक पहलुओं, धर्म और इस तरह के सांस्कृतिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। ठीक है, उत्खनन से या पुरातत्व के द्वारा जो उत्खनन किया जाता है उससे हमें क्या पता चलता है भाई? सामाजिक पहलुओं, धर्म और अर्थव्यवस्था हो गया, साक्ष्य पहलू हो गया, ये ऐसे महत्वपूर्ण सामग्री हमें प्रदान करते हैं या मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, कैसे उनका रहन सहन के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उत्खनन से हमें पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लोह युग, महापाषाण और कई अन्य संस्कृतियों पर भारी मात्रा में हमें दत्त सामग्री मिली, यानी कि बहुत ज़रूरतमंद और भारी मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें सामग्री मिली है। ठीक है, आपने एक यहाँ नया वर्ड देखा होगा, पुरापाषाण क्या है, मध्यपाषाण क्या है, नवपाषाण क्या है, ताम्रपाषाण क्या है, या लोह युग क्या है, महापाषाण क्या है। चलो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, पहले हमारा आ जाता है पुरापाषाण। पुरापाषाण उस काल को कहते हैं जो प्रागैतिहासिक युग का वो समय जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। ठीक है, माने पुरा काल उस कहते हैं, पुरापाषाण काल उसे कहते हैं जब मानव जो है उस समय मतलब अपना विकास के लिए, अपने ज़रूरतमंद के लिए वो पत्थर को अपना औजार बनाया, उनसे शिकार किया और उससे मतलब अपना जीवन व्यतीत किया, उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अगला जो वर्ड है वो मध्यपाषाण है। मध्यपाषाण काल में, इस काल में क्या हुआ था कि भाई हिम युग जो है ना पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, तथा जलवायु जो थे ना यहाँ पे गर्म और आर्द्र बन चुके थे, किसमें? मध्यपाषाण काल में। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा नवपाषाण काल। ठीक है, इस काल को नियोलिथिक युग या अवधि युग या नवपाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, मानव जो था ना इसमें प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि की जिसे शुरुआत मध्य पूर्व से 9500 ईस्वी तक, यानी कि 9500 ईस्वी के आसपास हुई थी। इस युग को अंतिम हिस्सा माना जाता है। ठीक है, इसमें मतलब मानव क्या क्या था कि भाई विकास करना चालू कर चुका था। ठीक है, रहन सहन के बारे में पता कर लिया था कि भाई कहाँ रहना है, कैसे रहना है। ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण उस युग को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने तांबा की खोज कर ली थी तथा उसका उपयोग करना भी सीख लिया था। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा लोह युग। लोह युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने लोहे का इस्तेमाल किया। पाषाण युग में मनुष्य की किसी भी धातु का खनन कर पाने की असमर्थ थी। ठीक है, अगला पॉइंट है महापाषाण। महापाषाण जो है ऐसे बड़े पत्थर या शिलालेख को कहते हैं जिसका उपयोग किसी सभ्यता या स्मारक या अन्य निर्माण के लिए किया जाता था। महापाषाण काल उस समय को कहा जाता था कि भाई जिस काल में भाई साहब क्या हुआ था कि पत्थरों के मूर्तियाँ बनाने लग गए, शिलालेख लिखने लग गए, मतलब ज्ञान आ चुका था, एक तरह से शिक्षित हो चुके थे लोग। ठीक है, उसे महापाषाण का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा उत्खनन और अन्वेषण से हमें उस काल के शहरीकरण, व्यापार, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, कृषि, शिकार, फसलों और कृषि उपकरणों, प्रौद्योगिक मानकों और मुहरों, अग्निवेदियों, धर्म और इस सभ्य के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, उत्खनन और अन्वेषण से अगर मान लो भाई हम उसके उत्खनन करते हैं, उससे हमें जो सामान मिलता है तो उस काल के बारे में वो सामान हमें बताता है कि भाई ये सामान जो था उस काल में भी, प्राचीन काल में भी उपयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, एक क्वेश्चन बना लिया है। ठीक है, पुरातत्वविदों किसे कहते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि पुरातत्वविदों के भाग कितने हैं। ठीक है, तो पुरातत्वविदों उससे कहते हैं जो उत्खनन में मिले सामग्री तथा संस्कृति को अलग अलग अध्ययन करते हैं। जैसे जीवाश्म विज्ञान जो जानवरों की हड्डियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, वो पुरातत्व विभाग का एक पार्ट है। ठीक है, दूसरा है परमाणु विज्ञान जो जीवाश्म पराग का अध्ययन और विश्लेषण करते थे। तीसरा है भू पुरातत्वविदों जो पृथ्वी निर्माण और मिट्टियों और तलछट पैटर्न का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला है पुरातत्व प्राणी विज्ञान जो स्थलों से पशु प्रजातियों के अध्ययन, पहचान और विश्लेषण करते थे। ठीक है, अगला है नेक्स्ट है
जातीय पुरातत्वविदों जो अतीत के बारे में परिकल्पना करने के लिए जीवित लोगों और जनजातियों का अध्ययन करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन से अलग टॉपिक है। ठीक है, उत्खनन कैसा हुआ करता था, यानी कि उत्खनन जो होता था ना वो दो प्रकार के होते थे। एक होता था ऊर्ध्वाधर और दूसरा होता था क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर उसे कहा जाता था, यानी कि जैसे एक मान लो ये ज़मीन है तो ऊर्ध्वाधर का जो खुदाई हुआ करता था वो उत्खनन होता था, वो नीचे एकदम नीचे को जाया करता था। ठीक है, ऐसे खोदते हुए नीचे चले जाते थे। लेकिन क्षैतिज का क्या होता था कि जैसे ज़मीन है तो क्षैतिज पे ये तिरछा जाएगा, तिरछा ऐसे खोदता हुआ चला जाता है, उसे क्षैतिज कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा सिक्के। सिक्के जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है प्राचीन काल को जानने के लिए, प्राचीन काल इतिहास को जानने के लिए। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट है। सिक्के उत्खनन में या मुद्रा भंडार के रूप में पाए जाते थे। सिक्के जब भी आप खनन किए हैं वो क्या होता था, वो भंडार के रूप में पाया जाता था, जिसमें से अधिकांश खेत की खुदाई करते समय या किसी भवन की नींव रखते समय या कह सकते हो कि भाई सड़क आदि बनाते समय पाए जाते थे, बहुत ज़्यादा के रूप में पाए जाते थे। ठीक है, सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ठीक, इसे भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण करने के लिए दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और शिलालेख को पहला स्रोत माना गया है। यानी कि भारतीय प्राचीन काल को जानने के लिए सिक्कों को दूसरा स्रोत माना गया है, जबकि पहला क्या है, शिलालेख है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और विदेश के विभिन्न संग्रहालयों में कई 100,000 सिक्के जमा किए गए हैं। यानी कि भारत और कई विदेशी संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में कई हज़ार सिक्के ऐसे प्राचीन काल के जमा किए गए यानी कि रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि भाई खुदाई में पाए गए सिक्के संख्या में कम है। मतलब जैसे आज के दौर में सिक्का है ना, उस हिसाब से उस समय में संख्या में कम पाए गए हैं। मतलब अभी और भी है, उस समय जिस हिसाब से सिक्के चले जाते थे अभी बस थोड़ा सा मिला है। मतलब कुछ कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा, बाकी उस समय के और सिक्के अभी मिल नहीं रहे। ठीक है, अभी यानी कि उस हिसाब से अभी खुदाई भी नहीं हुई है कि भाई सिक्के मिले। जैसा कि अभी भाई देखे होंगे आपने तुर्की में क्या हुआ है कि भाई उसको इतने सारा सोने के सिक्के मिले कि भाई वो अमीर हो गया है, वो कई देशों का जीडीपी बना देगा तुरंत में। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे ऐसी खनन होगा तो पता चलेगा। ठीक है, लेकिन बहुत मूल्यवान है ये सिक्के जो हमें प्राचीन काल के बारे में जो पता चलता है, ये सिक्के काफ़ी बहुत मूल्यवान है, क्योंकि उनमें कालक्रम और सांस्कृतिक संदर्भ को ठीक से तय किया जा सकता है। यानी कि जो पुराने सिक्के हैं जो हमें मिलते हैं उससे हमें क्या है, उस समय के कालक्रम या उस समय की संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्का एक धातु का मुद्रा है और इसका एक निश्चित आकार और वजन मानक हुआ करता था। यानी कि जो सिक्का जो था एक धातु का बना करता था, लेकिन इसका एक निश्चित मान और एक वजन हुआ करता था। ठीक है, इस पर जो है जारी करने वाले प्राधिकरण की मोहर भी मिल सकती थी। यानी कि उस समय सिक्के जारी करने वाले जो थे उसके वो प्राधिकरण के द्वारा ही जारी किया जाता था। तो वहाँ पे क्या, सिक्के पे एक बैच लगाया जाता था, मोहर लगाया जा करता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उस सतह पर जहाँ संदेश लिखा जाता था उसे अग्र व विपरीत पक्ष को उल्टा कहा जाता था। यानी कि जो सिक्का है उस पर जो संदेश लिखा जाता था उसको अग्र भाग कहा जाता था, बाकी उसको उल्टा कहा जाता था, उसके पीछे वाले को उल्टा भाग कहा जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रारंभिक भारत के सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बने थे। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है कि पक्की मिट्टी के बने सिक्के के सांचे यानी कि डाई जिसे कहते हैं, स्ट्रक्चर जो कुषाण काल से संबंधित है। यानी कि कुषाण काल में क्या था कि भाई सिक्कों को जैसे डाई करने की एक मशीन हुआ करती थी, तो मशीन की जगह वो क्या, यहाँ अब तो मशीनें हो गई, लेकिन पहले क्या था कि एक पक्की मिट्टी की एक सांचे बनाया करते थे। तब उसमें क्या करता था कि जिस धातु का भी अगर सिक्का बनाना होता था उस सांचे में वो रख देते तो वो सिक्का बन जाता था। ठीक है, और यह सैकड़ों में पाए गए, जो मिट्टी के जो सांचे थे वो सैकड़ों में पाए गए हैं। ठीक है, मौर्य काल के सिक्के जो है शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से बने थे। ठीक है, उपमहाद्वीप में सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, उपमहाद्वीप में सबसे पुराने सिक्का कौन सा है, आहत सिक्का कहलाता है। ठीक है, आहत सिक्के जो थे ना ये ज़्यादातर चांदी और कभी कभी तांबे के हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ सोने के भी आहत सिक्के भी मिले हैं। ठीक है, लेकिन वे बहुत दुर्लभ है और उनकी प्रमाणिकता जो है ना संदिग्ध है। ठीक है,
आहत सिक्कों पर केवल प्रतीक मिला करता था। ठीक है, प्रत्येक प्रतीक को अलग अलग आहत किया जाता था। ठीक है, ये सिक्के पूरे देश में तक्षशिला से मगध तक और मैसूर या उससे भी आगे दक्षिण तक पाए गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसके बाद इंडो ग्रीक सिक्के भी चांदी और तांबे में हैं और कुछ जो है ना सोने के दुर्लभ भी पाए गए, यानी कि कुछ सिक्के जो हैं इंडो ग्रीक के वो सोने में भी पाए गए हैं, सोने के सिक्के। उन पर सुंदर कलात्मक आकृति चित्र है। इन सिक्कों के अग्रभाग पर राजा की अर्ध प्रतिमा का वास्तविक चित्रण होता था। ठीक है, लेकिन पृष्ठभाग पर कुछ जो है देवताओं का दर्शाया जाता था, यानी कि जो इंडो ग्रीक के जो सिक्के पाए गए ना उसमें ना कुछ राजाओं के अर्धभाग यानी कि आधा तस्वीर मिला करते थे और जो है उसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या होता था कि देवी देवताओं के भी चित्रण से दर्शाया जाता था। ठीक है, केवल इन सिक्कों के माध्यम से हम 40 से अधिक इंडो ग्रीक शासकों के बारे में जानते हैं। ठीक है, जिन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन सिक्कों से हमें कई ऐसे राजाओं के बारे में जानते हैं जिनके बारे में हमें किसी अन्य स्रोत से कोई जानकारी नहीं मिलती, यानी कि कुछ ऐसे राजाओं थे जिनके बारे में हमें सिर्फ सिक्के से ही पता चलता है। एक ही मात्र माध्यम था सिक्के ही एक स्रोत थे जिनके माध्यम से हमें कुछ राजाओं के बारे में पता चलता है, बाकी उसके बारे में कुछ ऐसे शिलालेख वगैरह नहीं मिले हैं। ठीक है, उन्होंने अपने सिक्के चांदी में कम और सोने और तांबे में ज़्यादा जारी किया है। ठीक है, कुशन फैमिली जो थी वो क्या कहते थे कि चांदी और सोने में कम है, तांबा में ज़्यादा वो सिक्के जारी किए हैं। उनके सिक्के उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्तमान बिहार तक पाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त सम्राट ने ज़्यादातर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए हैं, लेकिन सोने के सिक्के अधिक है। गुप्त काल जो थे, गुप्त सम्राट थे, उन्होंने क्या किया था कि भाई चांदी के सिक्के बहुत कम जारी किए हैं, उसने ज़्यादातर किसके सिक्के जारी किए हैं? सोने के सिक्के जारी किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन सिक्कों पर मुद्रा लेखों में राजा स्वयं को महेश्वर यानी शिव का भक्त माना जाता था। ठीक है, कुषण के सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं के साथ साथ हमें कई फारसी और ग्रीक देवताओं के चित्रण भी देखने को मिलते हैं। हालांकि सबसे पुराने सिक्के में केवल चिन्ह थे। दक्कन के सातवाहन सिक्कों पर एक जहाज़ की छवि समुद्री व्यापार के महत्व के गवाही देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सिक्कों को ढालने की परंपरा में गुप्तों ने कुषाणों की परंपरा को बनाए रखा। ठीक है, उन्होंने पूरी तरह से अपनी सिक्कों का भारतीयकरण किया। उन्होंने कई सोने के सिक्के भी जारी किए। गुप्त काल में सोने के सिक्के की संख्या और शुद्धता में गिरावट आ गई थी। ठीक है, ये सिक्के का टॉपिक आज हमारा ख़त्म हो चुका है। इससे पहले जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया है। अब जो आएंगे अगला टॉपिक होगा वो शिलालेख पे होगा। ठीक है, और दूसरा होगा यात्रा वृत्तांत पे ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।